हाय हेलो एवरीवन। सो इथॉस लिमिटेड इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। लग्जरी वॉचेस में ये कंपनी डील करती है, रिटेलिंग करती है लग्जरी वॉचेस की इंडिया में। एंड काफी अच्छा रिजल्ट इन्होंने रिपोर्ट किया। 23% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ था, मार्जिन स्टेबल थे, पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट 24-25% का था। तो रिजल्ट काफी अच्छा था इस क्वार्टर के अंदर। एंड ऑब्वियसली अभी कॉन कॉल से वी वुड नो कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन ये चीज जो है ये हमने बहुत सारी रिटेल या कंज्यूमर कंपनीज में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर था FY 24 का, इसमें जो फेस्टिवल्स होते हैं यूजुअली सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में। एंड उन्हीं के अराउंड बिजनेस मोमेंटम बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली कंज्यूमर कंपनीज का। तो यहाँ पे इथोस ने सेकंड क्वार्टर में भी ये चीज कही थी कि फेस्टिवल जो है वो सेकंड क्वार्टर से शिफ्ट होकर के थर्ड क्वार्टर में हो गए हैं, जिससे बिजनेस मोमेंटम, बिजनेस की डिमांड थोड़ी बहुत अफेक्ट हुई है। सो वही चीज कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में भी कहा है कि श्राद्ध जो है वो क्योंकि थर्ड क्वार्टर में शिफ्ट हो गया तो उससे थोड़ा बहुत बिजनेस मोमेंटम इम्पैक्ट हुआ इनका। देन इसके साथ में चेन्नई में इनके 3 स्टोर हैं, और ये हमने बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसी के रिजल्ट में भी डिस्कस किया है कि चेन्नई में जो फ्लड आया, तमिलनाडु में जो फ्लड आया उसकी वजह से इनका वो चेन्नई वाला स्टोर का जो बिजनेस था वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ। तीसरा एक और बड़ा चैलेंज रहा इथॉस के लिए कि इनके कुछ स्टोर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। सो ऑब्वियसली जब रेनोवेशन का काम चलेगा तो बिजनेस एक्टिविटी आपकी नहीं होगी। तो ये 3 बड़े चैलेंज थे इथॉस के साथ में इस थर्ड क्वार्टर के अंदर। बट इसके बाद भी अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखते हो तो बहुत ही हेल्दी नंबर रिपोर्ट किए हैं कंपनी ने। हाँ, अक्टूबर, सिर्फ जो अक्टूबर का मंथ है उसमें रेवेन्यू काफी इनका डिप हुआ था। मतलब ग्रोथ काफी कम थी, सिर्फ 13% की ग्रोथ थी अक्टूबर के मंथ में। बट देन नवंबर दिसंबर इन दोनों मंथ में काफी अच्छा कमबैक हुआ, बिजनेस मोमेंटम वापस से आया कंपनी का। एंड ओवरऑल जब हम नंबर्स देखते हैं तो 22-23% का रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 24-25% है, मार्जिन स्टेबल है। तो ओवरऑल काफी अच्छा रिजल्ट इन्होंने रिपोर्ट किया इतने बड़े चैलेंजेस के साथ में। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं रिटेल में, कंज्यूमर में, जिनका जब आप कॉन कॉल देखोगे या मैनेजमेंट को सुनोगे तो उन्होंने यही रीजन दिए हैं कि ये सारे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो गया या ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट है। सो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, इसके लिए आप 10 रीजन दे सकते हो, एंड मार्केट ऑब्वियसली उसके लिए आपको नेगेटिव ही रिएक्ट करेगा, उसके स्टॉक को भी। बट उन रीजन के बाद भी अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो वो चीज है जो मार्केट को काफी ज्यादा अच्छी लगती है, एंड उन स्टॉक्स को यूजुअली आप देखोगे मार्केट बहुत हेल्दी वे में रिवॉर्ड भी करता है। सो ये इन चैलेंजेस के बाद भी इथॉस की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इस क्वार्टर में भी अच्छी रही, एंड 9 मंथ्स में भी इनका ओवरऑल ग्रोथ नंबर अगर आप देखोगे तो वही 24-25% के आसपास इन्होंने ग्रोथ नंबर रिपोर्ट किए हैं। देन कंपनी का कहना है कि हम अपने मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हैं, बट वो आपको नंबर्स में बहुत ज्यादा विजिबल नहीं हो रहा, बिकॉज जो करेंसी में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रही है, इंडिया और स्विस की जो करेंसी है उसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रही है पिछले कुछ टाइम में। बट अभी करंटली चीजें थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, सो होपफुली मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले टाइम में आपको मार्जिन हमारा इंप्रूव होता हुआ दिखेगा यहाँ से भी। देन कंपनी ने हायरिंग बहुत करी है, सो इनका टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 25 नए स्टोर्स ही ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने हायरिंग पहले ही कर ली है, एंड क्योंकि उसको ट्रेनिंग वगैरह देनी होती है उनको एम्प्लॉयज को, तो उसके लिए इन्होंने हायरिंग काफी ज्यादा करी है। देन अगस्त में इस फाइनेंशियल ईयर में इनका प्लान है कि 3 नए कलेक्शन ये लॉन्च करेंगे। सो उसको लेकर के कंपनी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। देन 9 मंथ जो अभी इस फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं, फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो जो 9 मंथ्स का रिजल्ट है इसमें 46% जो सेल्स है वो रिपीट कस्टमर से आई है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पा रही है, मतलब कंपनी के कस्टमर्स सेटिस्फाई हैं उनके प्रोडक्ट से, उनके सर्विसेज से। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली रिटेल या कंज्यूमर कंपनीज के साथ में, क्योंकि आपको ना दोनों चीजें बैलेंस करनी है। जो पुराने कस्टमर हैं वो भी आने चाहिए, एट द सेम टाइम जो नए कस्टमर हैं उनकी भी ग्रोथ हेल्थी वे में होनी चाहिए। तो ये नंबर काफी अच्छा है इथोस के लिए। देन इन्होंने रिमोवा, सो ये एक नया वर्टिकल है इनका। मेन बिजनेस तो इनका वही है लग्जरी वॉचेस का। इसके साथ में इन्होंने 2 सेगमेंट में एंटर किया है, एक है लग्जरी लगेज, ये रिमोवा वाला, और एक है इनका लग्जरी ज्वेलरी। तो लग्जरी लगेज का जो वर्टिकल है रिमोवा के नाम से, रिमोवा एक ग्लोबल ब्रांड है, तो उसका इन्होंने पहला स्टोर ओपन किया इस क्वार्टर के अंदर, और पहले ही महीने में वो स्टोर जो है वो प्रॉफिटेबल हो गया। अब इससे क्या समझ आता है कि इंडिया में प्रीमियम और लग्जरी आइटम्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी रोबस्ट डिमांड है। सो इनका ये पहला स्टोर ही प्रॉफिटेबल हो गया इसी क्वार्टर के पहले ही महीने में।
देन डेवलपमेंट्स में कंपनी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जो उनके पार्टनर्स है, जो उनके ब्रांड्स हैं, उनके साथ में काफी स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन चल रहा है इथॉस का। सो होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर में ये और नए प्रोडक्ट्स ऐड करे अपने प्रोडक्ट बास्केट के अंदर। तो अब इसको रेप्लिकेट करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा बाकी इन कॉम्पिटिटर्स के लिए, बिकॉज एक तो इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है उनका काफी पुराना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ग्लोबल लग्जरी वॉच की कंपनीज के साथ में। तो उसका बेनिफिट मिलता है इथॉस को। देन उस पे अगर कंपनी काफी फास्ट रेट से अपने प्रोडक्ट बास्केट को इंक्रीज करती चली जाती है तो उसको ओवरऑल रेप्लिकेट करना इनके कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो वही इथॉस का फोकस है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये अपने प्रोडक्ट बास्केट को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। ऐप भी ये लॉन्च कर रही है कंपनी। सो ऐप से बेसिकली क्या होगा कि कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस की जो रिक्वेस्ट है वो भी रेज कर सकते हैं उसी ऐप के ऊपर। कौन से नए प्रोडक्ट, कौन से नए डिजाइन कस्टमर सर्च कर रहे हैं, ये सारी इनसाइट्स वो शेयर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वो डेटा बहुत ही यूजफुल रहेगा इथॉस के लिए, उसको वो आगे फर्दर यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। देन 25 नए स्टोर ओपन करने का टारगेट है इनका इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो वही उसी के लिए इन्होंने हायरिंग वगैरह भी करी है। अब इसमें जो रिमोवा के अभी तो एक ही स्टोर उन्होंने ओपन किया है, इनका टारगेट है 2 नए स्टोर ये ओपन करेंगे रिमोवा के इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो टोटल अगले 1-1.5 साल के अंदर इनका 3 स्टोर हो जाएगा रिमोवा का। देन एक एक नया इन्होंने सब्सिडरी अपनी लॉन्च करी है इस क्वार्टर में, RF ब्रांड करके। सो इसका काम क्या रहेगा, ये बेसिकली इथॉस के जो जो वॉचेस हैं, जो लोअर प्राइस पे जो वॉचेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा दूसरे रिटेलर को। इसके लिए इन्होंने ये एक नई नई सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करी है इस थर्ड क्वार्टर के अंदर। देन कंपनी का काफी क्लोजली फोकस है जो इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है उसको काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इथॉस। बिकॉज करेंटली इंडिया में अगर आप इंपोर्ट करते हो स्विस वॉचेस या लग्जरी वॉचेस स्विस से, स्विट्जरलैंड से, तो उनपे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा लगती है। आई थिंक जहां तक मैंने चेक किया था ये 40% से भी ज्यादा है। आई डोंट नो एग्जैक्ट कितना है, बट 40% से भी ज्यादा जहां तक मैंने चेक किया था। सो काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, जैसे जापान के साथ में इंडिया का वो इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम हुआ। सो वही इथोस होप कर रहा है कि यहाँ पे भी वो इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा कम हो जाए। सो दैट इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री का इंटरेस्ट बढ़ेगा, नए प्लेयर्स आएंगे, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो भी और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो ऑर्गेनाइज रिटेलर से अभी नहीं लेते हैं क्योंकि उनके पास वो वॉचेस नहीं होती है, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होती है, तो वो अनऑर्गेनाइज रिटेलर से उनको वो चीज लेनी पड़ती है। अब क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स का प्रोडक्ट बास्केट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो जिससे कस्टमर जो है वो अगेन अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में स्विच हो जाएंगे। तो ओवरऑल इंडस्ट्री का मार्केट साइज बढ़ेगा, इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ेगी, पूरी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है। सो वो इथोस काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा है। देन ग्रोथ टारगेट क्या है कंपनी का, ग्रोथ टारगेट है 25% का। सो ये जो पूरा डेकेड चल रहा है, अगले 10 साल के लिए इथोस टारगेट कर रहा है कि इनका जो रेवेन्यू है, जो बिजनेस है, वो 25% से ग्रो करना चाहिए। अब ये चीज आपको समझनी है एज ए रिटेल इन्वेस्टर की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ज्यादा है। जब आप स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप कंपनीज को ट्रैक करते हो, उन बिजनेसेस को स्टडी करते हो, तो आपको क्लियरली समझ आता है कि ये फॉर एग्जांपल इथोस का अगर आप स्टॉक देखोगे तो लास्ट 1 साल में डबल से भी ज्यादा हो गया, स्टॉक डबल से भी ज्यादा हो गया है। बट स्टिल हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि कंपनी क्या टारगेट कर रही है, अगले पूरे 10 साल के लिए 25% का ग्रोथ टारगेट कर रही है। अब आप कभी भी निफ्टी कंपनी को स्टडी करोगे, चाहे आप रिलायंस को स्टडी करो, एचडीएफसी बैंक को स्टडी करो, हिंदुस्तान यूनिलीवर को स्टडी करो, नेस्ले को स्टडी करो, उनकी मैनेजमेंट कभी भी ये चीज नहीं कहेगी कि हम, 25% तो बहुत ज्यादा है, इवन 20%, 15% की ग्रोथ भी वो आपको नहीं कहेंगे कि हम अगले 5-10 साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज उनका बेस बहुत ज्यादा बड़ा है। सो वो प्रॉब्लम है। अगर आप उन बिजनेसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो वहां पे आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत कम करनी पड़ेगी। वो वेल्थ क्रिएशन आपकी उन कंपनीज के साथ में अब यहां से नहीं हो सकती जो इन कंपनीज में आपकी अपॉर्चुनिटी है। आई डोंट नो कि निफ्टी का कौन सा स्टॉक अगले 1-2 साल के अंदर डबल हो सकता है या बिजनेस डबल हो सकता है अगर हम बिजनेस सेंस में बात करें। बट यहां आपको क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी के पास में, बिजनेस के पास में कितनी बड़ी स्कोप, अपॉर्चुनिटी स्कोप जो है वो अवेलेबल है अगले 10-15-20 साल के लिए, बिकॉज साइज बहुत छोटा है। तो ऐसे बिजनेस को स्टडी करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी अपॉर्चुनिटी का साइज है जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। सो 25% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। अब ये 25% ग्रोथ कहां से आएगा, 13-14% ग्रोथ जो है वो इनके एग्जिस्टिंग स्टोर से आएगा, जो इनके ऑलरेडी स्टोर्स हैं वहां से 13-14% का ग्रोथ आएगा। ये बहुत पॉजिटिव चीज होती है एक रिटेल कंपनी में, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि कंपनी के जो पुराने स्टोर हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं,
प्लस कंपनी नए स्टोर पे भी फोकस कर रही है। तो ये एक रिटेल कंपनी के ये दो मेन ग्रोथ ड्राइवर होते हैं कि उनके एग्जिस्टिंग स्टोर अच्छे से चलने चाहिए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अच्छा रेट से ग्रो होना चाहिए, वीजा वीज नए स्टोर भी कंपनी को ओपन करने हैं, नए नए ज्योग्राफी में जाना चाहिए, नए स्टेट्स में जाना चाहिए, नए सिटीज में जाना चाहिए, नए कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए। सो वो इथोस ओवरऑल प्लान कर रहा है 13-14% एग्जिस्टिंग स्टोर से, 10-12% नए स्टोर से। तो यहां से इनका ओवरऑल 25% ग्रोथ का टारगेट है। देन अभी ये जो दो वर्टिकल है इनके, लग्जरी लगेज और लग्जरी ज्वेलरी वाला, इसमें इथोस का कहना है कि अभी हम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं इन दोनों सेगमेंट में, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है इनको लेकर के। सो ग्रेजुअली हम इसमें अपनी पोजीशन बिल्डअप करेंगे धीरे धीरे। मेन जो हमारे बिजनेस का ग्रोथ ड्राइवर रहेगा वो लग्जरी वॉच ही रहेगा। देन वही अगस्त के अंदर इनका प्लान है कि 3 नए कलेक्शंस ये लॉन्च करेंगे। एंड एक और इनका टारगेट है कि अगले 10 साल के अंदर इनका जो एनुअल सेल्स है, मतलब वॉल्यूम टर्म्स में, यूनिट टर्म्स में अगर हम बात करें, तो इनका टारगेट है कि अगले 10 साल के अंदर एनुअली 1 लाख वॉचेस इनको सेल करना है। मतलब एक साल के अंदर 1 लाख वॉचेस इनको सेल करना है, अगले 10 साल में ये टारगेट है। तो अगेन यहां से क्या समझ आता है कि कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ भी टारगेट कर रही है। वॉल्यूम ग्रोथ विद वैल्यू ग्रोथ, एक बहुत अच्छी ग्रोथ कॉम्बिनेशन इस कंपनी के पास अवेलेबल है। देन कंजम्पशन में हमने बहुत सारी कंपनीज में सुना कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया है, कंपनी कह रही है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन आया है, डिमांड स्लो हो गई है। बट यहाँ पे इथोस क्या कह रहा है कि हाई इन्फ्लेशन या फिर डिमांड में स्लो डाउन ऐसा कुछ हमें फेस करने को नहीं मिला है। स्पेशली जिन सेट ऑफ कस्टमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, एचएनआई इनके टारगेट कस्टमर्स हैं। सो कंपनी का कहना है कि वहां पे तो बिजनेस मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, कस्टमर बहुत ज्यादा बुलिश है, वो बाय करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, डिमांड बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है। सो ये जो सेट ऑफ कस्टमर्स हैं हमारे एचएनआई जो हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत बहुत हेल्थी ग्रोथ मोमेंटम है हमारे लिए। अगेन लेसन क्या है, हमने बहुत सारी वीडियो में डिस्कस किया है, बट इस वीडियो में भी ये बोलना जरूरी है कि कभी भी आपको जनरलाइज नहीं करना है कि कोई बड़ी कंपनी का सीईओ एमडी आके किसी इंटरव्यू में कह रहा है कि डिमांड थोड़ी सी स्लो हो गई है, तो उसमें यूजली आप क्या देखते हो मार्केट में कि वो एक सेंटीमेंट हर एक पूरे सेक्टर पे डाल दिया जाता है कि अगर एक बड़ी कंपनी ने बोल दिया कि डिमांड स्लो डाउन हो गई है तो उसका मतलब कि पूरे इंडस्ट्री के लिए स्लो डाउन हो गई है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। इंडिविजुअल बिजनेसेस आपको स्टडी करना है कि हर एक बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है। जनरलाइज अगर आप करोगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमेशा मिस आउट हो जाएगी आपसे। सो अगेन इथोस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि बड़ी कंपनीज तो कह रही हैं कि डिमांड स्लो डाउन हो रहा है, बट इथोस आपको क्या कह रहा है कि हमें ऐसी चीज फेस नहीं हो रही, हमारे यहाँ तो डिमांड मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक और चीज जो डिमांड को ड्राइव कर रही है, सो एक्चुअली वेडिंग में पहले तो लोग गिफ्टिंग के लिए इतना यूज नहीं करते थे, बट आजकल कंपनी का कहना है कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि वेडिंग में गिफ्टिंग के लिए भी लोग लग्जरी वॉचेस को प्रेफर कर रहे हैं। सो ये भी एक नया ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ है, इससे भी डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है ओवरऑल लग्जरी वॉचेस की। देन रिमोवा का अगेन वही टारगेट है इनका कि 2-3 स्टोर इनको और ओपन करने हैं अगले 1-1.5 साल के अंदर। सो एक्चुअली चैलेंज क्या है रिमोवा के साथ में, रिमोवा का इंटरनेशनल एक स्टोर गाइडलाइन है। सो जब भी किसी कंपनी को स्टोर ओपन करना पड़ता है रिमोवा का, जो उनके फ्रेंचाइजी होते हैं, उस गाइडलाइन को मैच करना पड़ता है, उस इंटरनेशनल गाइडलाइन को मैच करके उस स्टोर को आपको ओपन करना है। तो ये एक चैलेंज है। तो इसलिए एथोस कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है यहाँ पे स्टोर एक्सपैंड करने के लिए। तो इन्होंने एक नया स्टोर जो है वो दिल्ली के अंदर अभी उसका लोकेशन फाइंड आउट किया है एंड उसको अप्रूवल के लिए इन्होंने भेजा है रिमोवा के बोर्ड को। सो एक बार वो अप्रूवल आ जाएगा तो जो दूसरा स्टोर होगा रिमोवा का इनका, वो दिल्ली के अंदर ओपन होगा एंड देन मोस्ट प्रोबेबली तीसरा स्टोर अगले 1-1.5 साल के अंदर ये बैंगलोर के अंदर ओपन करेंगे। सो ये इनका टारगेट है रिमोवा वाले वर्टिकल के लिए। देन एक्सक्लूसिव ब्रांड पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है एथोस का। इनका काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है एक्सक्लूसिव ब्रांड को लेकर के, मतलब ज्यादा ऐसे ब्रांड हो जो सिर्फ इथोस ही सेल करे इंडिया के अंदर। सो अभी करंटली इनका जो 30% रेवेन्यू है वो एक्सक्लूसिव ब्रांड से आता है, मतलब वो ब्रांड सिर्फ इथोस ही सेल करता है इंडिया के अंदर। एंड ये 5 साल और 9 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये ऑटो रिन्यूअल होता है इनका हर साल। सो इथोस के भी वर्टिकल अलग अलग हैं, जैसे एक तो है इनका न्यू लग्जरी वॉचेज जो ये सेल करते हैं, दूसरा है यूज्ड लग्जरी वॉचेस, ये बहुत ग्रोइंग सेगमेंट है। सो यूज्ड लग्जरी वॉचेस एक्चुअली आई थिंक मैंने लास्ट ईयर ये डेटा देखा था 2018 से 2023 के बीच में ये जो यूज लग्जरी वॉचेस वाला जो सेगमेंट है ये 20% से ग्रो हुआ है। मतलब स्टॉक मार्केट से भी बहुत अच्छे रिटर्न डिलीवर किए इस यूज लग्जरी वॉचेस वाले सेगमेंट ने।
एंड ग्लोबली बहुत बहुत रोबस्ट ट्रेंड चल रहा है इसका, लोग काफी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं यूज्ड लग्जरी वॉचेस को। सो इसका डिमांड काफी अच्छा है, इसका प्रोस्पेक्ट आउटलुक काफी अच्छा है, तो ये भी एक इनका सेगमेंट है। देन तीसरा, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय करते हैं लग्जरी वॉचेस को, ये तीसरा सेगमेंट है। चौथा, जो लग्जरी लगेज इन्होंने नया अभी लॉन्च किया है। एंड लास्ट है पांचवा, जो इनका लग्जरी ज्वेलरी का वर्टिकल है। सो ओवरऑल ये 5 वर्टिकल्स हैं जो इनके बिजनेस ग्रोथ को ड्राइव करेंगे, जो 25% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है। बट अगेन मेजोरिटी ग्रोथ जो है वो इनकी लग्जरी वॉचेस से ही आएगी। बाकी का जो वो 2 वर्टिकल है, ज्वेलरी वाला और लगेज वाला, उसमें कंपनी अभी एक्सपीरियंस गेन कर रही है एंड ग्रेजुअली उसको बिल्डअप कर रही है। मार्केट शेयर कंपनी का लग्जरी रिटेल जो कैटेगरी है इंडिया में, इसमें 21% का मार्केट शेयर है एथोस का। सो कंपनी का साइज देखो आप कितना छोटा है, 6-6.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इनका मार्केट शेयर कितना है, 21% का मार्केट शेयर है इनका लग्जरी रिटेलिंग के अंदर। और कंपनी का कहना है कि अगले 10 साल के अंदर ये जो मार्केट शेयर है हमारा, ये और एग्रेसिवली इंक्रीज होगा। सो अगेन वही एंजल वन वाला गेम हो गया। एंजल वन में क्या था कि अगर 1 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, उसमें से 25,000 डीमैट अकाउंट अकेले एंजल वन ओपन कर रहा है। स्टिल मार्केट साइज एंजल वन का कितना ज्यादा कम है, बहुत छोटा साइज है उसका मार्केट कैप। सो एक छोटा मार्केट कैप बट एक बड़ा मार्केट शेयर, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बो होता है अगर आप एक ऐसा कोई आपको बिजनेस मिल जाए जिसमें मार्केट कैप छोटा हो लेकिन उस कंपनी के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर हो, और वहां से भी कंपनी कह रही है कि हम 20-25% पे ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं अगले 10 साल के लिए। सो अगेन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोस्पेक्ट है इथोस के। देन कंपनी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो खुद चल करके आ रहे हैं आज के टाइम पे हमें, कि जो एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप हमें देना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव राइट हमें देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसी क्वार्टर में एक ब्रांड है जो अभी तक 6-7 रिटेलर के साथ काम करता था, बट इस क्वार्टर में इन्होंने इथोस को चूज किया एज एक्सक्लूसिव पार्टनर। तो अब उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सिर्फ इथोस ही सेल करेगा इंडिया के अंदर। सो ये चीज अगेन एक बहुत बड़ा एड ऑन एडवांटेज देती है कंपनी को। मार्जिन पे कह रही है कंपनी की हम एग्जैक्ट नंबर गाइड नहीं कर सकते कि मार्जिन क्या रहेगा, बट ऑब्वियसली वो इंप्रूव होगा बिकॉज करेंसी में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी लास्ट 10-12 महीने के अंदर, तो उसकी वजह से मार्जिन हमारे बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाए, बट वो चीज अब स्टेबल हो गई है, तो मार्जिन एक्सपेंशन आपको दिखेगा। देन आरओसीई का नंबर, आरओसीई क्या होता है कि एक बिजनेस अपने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, जो वो इन्वेस्ट कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। मतलब इससे हमें यह समझ आता है कि एक बिजनेस कितना एफिशिएंटली अपने कैपिटल को यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। तो इथोस का ये नंबर 20% है एंड कंपनी कह रहा है कि ये यहाँ से हम और इंप्रूव करने को टारगेट कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चीज है। जब भी आप देखते हो कि किसी कंपनी का आरओसीई का नंबर एवरेज है, मतलब सिंगल डिजिट में 8%, 7%, 9%, 10%, इसका मतलब है कि वो बिजनेस जो है वो एवरेज बिजनेस है, बिलो एवरेज बिजनेस है। इससे बहुत अच्छा है कि हम वो पैसा एफडी में डाल दें, बिकॉज वहां पे हमें श्योर शॉर्ट 7-8% का रिटर्न मिल रहा है। हम क्यों अननेसेसरी इतना ज्यादा रिस्क लेके एक ऐसे बिजनेस में डालें जो अपना कैपिटल सिर्फ 7-8-9% पे ग्रो कर रहा है। मतलब वो एफिशिएंसी शो करता है कि बहुत ही लो एफिशिएंट बिजनेस है। सो उस पैरामीटर पे इथोस का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। देन अगेन वही 25 स्टोर का इनका टारगेट है कि हर साल 25 स्टोर ओपन करने हैं। प्राइस पॉइंट पे इथोस का टारगेट है कि जो 1 लाख से नीचे वाले जो प्राइस हैं, जो वॉचेस हैं, उनका प्राइस थोड़ा सा और कम किया जाए। क्यों कर रहा है इथोस ऐसा? बिकॉज इनका मेन फोकस है प्रीमियम लग्जरी वॉचेस के ऊपर, वो इनके लिए बहुत अच्छा कर रहा है और इनको अपना मेन फोकस उसी पे रखना है। जो ये कम रेंज के जो प्राइसेस हैं, इनको इथोस जो इनका डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी इन्होंने जो इनकॉर्पोरेट करी है इस क्वार्टर के अंदर, आरएफ ब्रांड करके, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाकी रिटेलर्स को। सो एक्चुअली इथोस का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उन ब्रांड्स के साथ में जिनके ये प्रोडक्ट्स हैं, 70,000 80,000 के जो वॉचेस होते हैं, तो इथोस वो रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता। सो उन ब्रांड्स ने इथोस को बोला कि आप अगर खुद रिटेल नहीं करना चाहते इन वॉचेस को, आपका मेन फोकस अगर सिर्फ लग्जरी वॉचेस के ऊपर है, तो ये जो वॉचेस है वो आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए एंड ये आप बाकी रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो वही काम इथोस करेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर वाली कंपनी के थ्रू। जो 20,000 से लेके 70-80,000 के बीच के जो प्राइस रेंज के जो वॉचेस हैं, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने रिटेलर्स को, बिकॉज इनका मेन फोकस जो है वो लग्जरी वॉचेस के ऊपर है। देन कंपनी कह रहा है कि अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्लूसिव ब्रांड के ऊपर क्यों फोकस है तो इथोस का। सो इथोस कह रहा है कि जब भी हम किसी ऐसे ब्रांड के साथ में डील करते हैं, किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ में डील करते हैं जिसका एक्सक्लूसिव राइट हमारे पास नहीं है,
और मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ डिस्काउंटिंग वाला गेम चला जाता है। मतलब क्योंकि कोई भी रिटेलर जो है वो खुल के उस ब्रांड के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी सारे तो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर ऐसे में एक रिटेलर अगर उसकी ब्रांडिंग के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा और दूसरा प्लेयर जो है वो डिस्काउंट में दे रहा है, तो इस प्लेयर के जो मार्जिन है वो कंप्रेस हो जाएंगे। सो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा लॉस है। तो इसलिए कोई भी खुल के उसकी मार्केटिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ऐसे में वो जो प्रोडक्ट है वो अनइम्पोर्टेंट हो जाता है हर एक प्लेयर के लिए, एंड कस्टमर्स भी उसमें उतना ज्यादा वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। वीजा वीज जब इथॉस, सो इथॉस बेसिकली क्या करता है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, वो ब्रांड के पास जाता है एंड ब्रांड को कहता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका आप एक्सक्लूसिव राइट हमें दे दीजिए, मतलब इंडिया में हम सेल करेंगे इसको, एंड इन रिटर्न हम 4 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इसकी ब्रांडिंग के ऊपर, इसकी मार्केटिंग के ऊपर, इसकी गुडविल के ऊपर, सो दैट एक अच्छा ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगा इस प्रोडक्ट का मार्केट में, जिससे आपको सारा मार्जिन जो है वो हमें शेयर करना है। एंड अभी तक इथोस ने जिन जिन ब्रांड के साथ में ये किया है, हर एक एक्सक्लूसिव ब्रांड का मतलब जब से इनके पास एक्सक्लूसिव राइट आया है तब से उस ब्रांड का प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्जिन, ये सारी चीजें इंप्रूव हुई है। सो ये कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज ब्रांड को क्या करना पड़ता है कि 8-10 रिटेलर के साथ में उनका उनका काम चल रहा है, तो उन 8-10 रिटेलर को मैनेज करना है, देन उनके लिए मार्केटिंग मैनेजर अलग है। उसके बाद अगर ब्रांड खुद से मार्केटिंग कर रहा है उस अपने प्रोडक्ट की इंडिया में, तो उनको बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करना पड़ रहा है, बिकॉज उनके पास में डेटा नहीं है कि किस टाइप ऑफ कस्टमर्स को कैसे टारगेट करना है। अब इथोस के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कस्टमर का डेटाबेस क्रिएटेड है, सो उनको पता है कि कैसे पिन पॉइंट करके किस टाइप ऑफ कस्टमर को हमें टारगेट करना है, क्या इनसाइट्स है उनकी। तो इथोस जो है वो कम पैसे में काफी अच्छी मार्केटिंग कर सकता है, काफी अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर सकता है विजा विज, क्योंकि उन ब्रांड्स के पास वो डेटा नहीं है, तो इसलिए वो उतना एफिशिएंटली उन मार्केटिंग को यूज नहीं कर सकते। सो इससे क्या होता है कि इथोस जब एक्सक्लूसिव पार्टनर बन जाता है तो वो ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है, बिकॉज आप एफएमसीजी कंपनीज को भी देखो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है एफएमसीजी कंपनीज के जिनका हमें पता है कि क्वालिटी वाइज वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बट स्टिल हम उन्हें डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बिकॉज उनकी ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग, उनका वैल्यू इस तरीके से क्रिएट किया गया है उन प्रोडक्ट्स का ओवर द ईयर। सो वही चीज इथोस भी करता है कि उन प्रोडक्ट को मार्केटिंग, ब्रांडिंग पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट के साथ में। सो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की भी वैल्यू बढ़ जाती है, एंड क्योंकि सारा का सारा मार्जिन इथोस के पास में आ रहा है तो इथोस का मार्जिन बेटर हो जाता है। कंपनी को ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा खुद से, तो कंपनी का भी प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन और रेवेन्यू ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है। तो विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो इथोस इसी एक्सक्लूसिव वाली स्ट्रेटेजी के अराउंड ये अपना एक मोड क्रिएट कर रहे हैं, एक अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर रहा है। सो यही इनका टारगेट है। देन ऑब्वियसली कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। सो अभी वर्ल्ड में कंपनी क्या टारगेट कर रही है कि हर एक रीजन के लिए वो एक ही पार्टनर रख रही हैं। इससे क्या होगा, अगेन भाई, कि आपका फोकस कम हो जाएगा, आपको कम फोकस करना पड़ेगा मार्केटिंग के ऊपर। जो आपका एक रीजनल पार्टनर है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर पूरी ब्रांडिंग, मार्केटिंग का फोकस करेगा, एंड ऑब्वियसली दोनों दोनों के लिए अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी अच्छा, रिटेलर के लिए भी अच्छा है, एंड उस ब्रांड के लिए भी अच्छा है। सो ये टारगेट है इथोस का। देन अभी करंटली इनके 14 स्टोर्स हैं दिल्ली एनसीआर में और 10 स्टोर्स हैं मुंबई में। बट कंपनी क्या कह रही है कि यहां से जो प्रेजेंस बढ़ाने का, प्रेजेंस को इंक्रीज करने का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाइक नोएडा में अभी सिर्फ इनका एक ही स्टोर है, देन कोलकाता, हैदराबाद में सिर्फ एक एक स्टोर है, नॉर्थ मुंबई में सिर्फ एक स्टोर है, चेन्नई में 3 स्टोर हैं, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो इथोस के साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स का इथोस को। ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा ऐसे ब्रांड है, बट इथोस उनको मना कर रहा है, बिकॉज एग्जिस्टिंग स्टोर में इनके पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। तो वही चीज इथोस कह रहा है कि हमारे पास स्टोर है, मतलब प्रेजेंस है हमारी, लेकिन अभी भी जो स्कोप है प्रेजेंस को इंक्रीज करने का वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लगातार ब्रांड आते जा रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, बट हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टोर्स में स्पेस नहीं है। तो इसीलिए हम स्टोर एक्सपेंशन पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगले 1-2 साल के लिए जो इनका स्टोर नए स्टोर जो ओपन होंगे वो 25 होंगे, हर साल 25 स्टोर ओपन करेगा। देन वो जो रेट है वो कम होकर 20 हो जाएगा, और देन आगे चल के कम होकर 15 स्टोर ये हर साल ओपन करेंगे। सो जैसे जैसे पेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नए स्टोर ओपन होने का जो रेट है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। अब अगले 2-3 साल में कंपनी का सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, इनकी प्रायोरिटी है कि नंबर ऑफ स्टोर जो इनके अभी 60 से 65 के बीच में है, उसको 100 to 125 के बीच में लेके जाना है, 100 से लेके 125 के बीच में। क्यों ऐसा? बिकॉज इथोस के पास प्रोडक्ट बास्केट बड़ा है, एक्सक्लूसिव ब्रांड्स इनके पास आते जा रहे हैं।
अब ऐसे में अगर फटाफट से अगले 2-3 साल के अंदर ये अपने नंबर ऑफ स्टोर को 100 टू 125 कर देगा, तो इंक्रीमेंटली जो ब्रांड इंडिया में एक्सपैंड करना चाहता है, जो यहाँ पे जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, लग्जरी आइटम्स का जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, उसमें जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ब्रांड्स इंडिया में, सो ऑब्वियसली वो इथॉस जैसे प्लेयर को चूज करेंगे जिसका प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर हैं, सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो है वो इथोस बिल्ड करना चाह रहा है। सो इनकी पहली प्रायोरिटी यही है कि फटाफट से अगले 2-3 साल के अंदर अपने नंबर ऑफ स्टोर जो है वो 100 से 125 तक लेके जाया जाए, सो दैट उसको रेप्लीकेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए इनके कॉम्पिटिटर्स के लिए, एंड अगले 20-25 साल के लिए एक बहुत बड़ा एज दे देगा ये इनको इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। सो ये ओवरऑल इनकी स्ट्रेटेजी है। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली जो इनके 2-3 सेगमेंट हैं उस पे तो फोकस है ही। प्री ओन जो वॉचेस है, यूज लग्जरी वॉचेस वो है, देन दो जो नए वर्टिकल इन्होंने ऐड किए हैं उस पे भी फोकस है। बट मेन फोकस है ये कंपनी का कि फटाफट से स्टोर एक्सपेंशन किया जाए और 100 से 125 तक टोटल नंबर ऑफ स्टोर को लेके जाया जाए। तो ओवरऑल कॉन कॉल डिस्कशन से हमें समझ आता है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है, और कंपनी उस मार्केट शेयर को और इंक्रीज करने का, एग्रेसिवली इंक्रीज करने का टारगेट कर रही है अगले पूरे 10 साल के अंदर। करंट बिजनेस ग्रोथ बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ है, 20-25% पे कंसिस्टेंटली बिजनेस ग्रो कर रहा है। टारगेट भी इनका यही है कि अगले 10 साल में 25% पे अपने बिजनेस को ग्रो करते रहना है। मार्जिन एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने गाइड किया है कि करेंसी में जो वोलाटिलिटी थी वो अब थोड़ी सी स्टेबलाइज हो गई है, तो ऑब्वियसली हमारे मार्जिन भी एक्सपैंड होंगे। पैड ग्रोथ ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है कंपनी का, नए नए ब्रांड्स इनके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रांड्स का पोर्टफोलियो इथोस और इंक्रीज कर रहा है। सो ओवरऑल हमें समझ आ रहा है कि बिजनेस एक बहुत ही हेल्दी फेस में है, एंड आउटलुक भी इसका, नियर आउटलुक भी इसका काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो ऑब्वियसली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री आउटलुक भी काफी अच्छा है, अगले 10-15 साल के लिए 25% की ग्रोथ का टारगेट है इस कंपनी का। बाकी ऑब्वियसली ट्रैक तो हम करते ही रहेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।